गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग गाइस। वेलकम टू क्लास 12। आज हम लोग अपने मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट अकाउंट्स की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम सिलेबस देखेंगे। 12 का सिलेबस 11 के कंपैरिजन में काफ़ी इजी है और इंटरेस्टिंग भी। सो फर्स्ट लेट अस गेट एक्वेंटेड विद द सिलेबस। सिलेबस देखकर आपको डरना नहीं है, आपको सिलेबस सिर्फ देखना है। सो लेट अस सी हाउ मच वी हैव टू कवर करना, कवर कराना, ज़ोरदार तरीके से पढ़ाना, पूरे सिलेबस को आपके दिमाग में डालना, उसको रिवाइज कराना। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मेरी। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बस इतना है कि ये सब चीज़ें समझनी है। नहीं समझ में आए सीधे हाथ उठाकर बोलना है, सर आई हैव अ डाउट, आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट। चलो अब सिलेबस समझते हैं। सिलेबस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए आप पार्ट ए एंड पार्ट बी बोल सकते हैं, जिसके अंदर सेक्शन ए में हमने 2 यूनिट को रखा, यूनिट 1 एंड यूनिट 2, एंड सेक्शन 3 में एक यूनिट है, यूनिट 3। यूनिट 1 में हमने सिलेबस देखा। सबसे पहले यूनिट 1 के अंदर आते हैं पार्टनरशिप अकाउंट, जिससे सवाल आएगा 35 मार्क्स का। मतलब पूरे पार्टनरशिप अकाउंट से 35 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसके अंदर दो चीज़ें हैं। इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप 10 मार्क्स का होगा, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप 25 मार्क्स का होगा। इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से सवाल होंगे, गुडविल कॉन्सेप्ट एंड मोड ऑफ वैल्यूएशन से एमसीक्यूज एंड एसक्यूज होंगे। पीएल एप्रोप्रिएशन से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होगा, इसके अलावा एमसीक्यूज एंड एसक्यूज होंगे। हम आपको क्वेश्चन पैटर्न भी बताएंगे। फिलहाल सिर्फ सिलेबस पार्टनरशिप अकाउंट 35 मार्क्स, जिसमें इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप 10 मार्क्स कवर कर रहा है और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप 25 मार्क्स कवर करेगा। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर हमें 3 चीज़ें पढ़नी है, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड डेथ ऑफ पार्टनर। ये पूरा पार्टनरशिप है यूनिट 1। उसके बाद है यूनिट 2, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी अकाउंट। ये आपका 25 मार्क्स का है, जिसमें 2 पार्ट और है। इशू ऑफ शेयर्स 20 मार्क्स के लिए रहेगा एंड इशू ऑफ डिबेंचर्स 5 मार्क्स के लिए रहेगा। उसके बाद अपना आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में आता है फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जो 20 मार्क्स का है, जिसमें 3 पार्ट्स है। कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट कन्फर्म 8 मार्क्स का रहता है, जिसमें से एक 6 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछता है, बाकी 2 मार्क्स का एमसीक्यू रहता है। उसके बाद ये कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज एंड रेशियो एनालिसिस 6 मार्क्स का रहता है। इन दोनों में मैं थोड़ा श्योर नहीं हूँ, आप लोग बुक में देख लीजिएगा, लिखा हुआ है। फिलहाल आप ये समझ लो, फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस 20 मार्क्स का है, कैश फ्लो स्टेटमेंट 8 मार्क्स के लिए है, 6 मार्क्स के लिए रेशियो एनालिसिस एंड कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट 6 मार्क्स। तो आप देखेंगे 35 मार्क्स का अपना पार्टनरशिप, 25 मार्क्स का कंपनी अकाउंट्स एंड 20 मार्क्स का फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कुल मिलाकर 80 मार्क्स का हो जाता है। उसके बाद प्रोजेक्ट 20 मार्क्स का रहेगा, टोटल 100 मार्क्स। लेकिन हम लोग सिर्फ 80 मार्क्स के लिए बात करेंगे। प्रोजेक्ट 20 मार्क्स ये तो स्कूल का है, ये तो स्कूल वाला समझे, इसके बारे में हम बात नहीं कर सकते हैं, तो हमें 80 मार्क्स करना है। ओके गाइस, आप यहाँ पे देखो 3 यूनिट में डिवाइड करा मैंने, इसका मतलब आपको 3 कॉपी तैयार करना है। यूनिट 1 अलग कॉपी होगा, यूनिट 2 अलग कॉपी होगा, यूनिट 3 अलग कॉपी होगा। प्लीज़ क्लियरली सुनिए और समझिएगा। यूनिट 1 के लिए अलग कॉपी, यूनिट 2 के लिए अलग कॉपी, यूनिट 3 के लिए अलग कॉपी। तो इस तरह से हमें 3 कॉपी अलग अलग तैयार करनी है। पहले वाले में पार्टनरशिप अकाउंट्स पूरा चलेगा टिल डेथ ऑफ पार्टनर, दूसरे वाले में ज्वाइंट स्टॉक कंपनी चलेगा, जिसमें इशू ऑफ शेयर्स एंड इशू ऑफ डिबेंचर्स को डील करेंगे, और आखिरी वाले में फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस चलेगा। ये था अपना सिलेबस। अब हम देखेंगे क्वेश्चन पैटर्न। क्वेश्चन पैटर्न आइए देखते हैं। सेक्शन ए, यूनिट 1 पार्टनरशिप अकाउंट। पार्टनरशिप अकाउंट्स में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से क्वेश्चन होंगे 4 मार्क्स। यहाँ पे ना मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, सिर्फ थ्योरी इसमें इंक्लूडेड नहीं है, प्लीज़ क्लियरली समझिएगा। मैं सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ। पीएल एप्रोप्रिएशन 4 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेगा, यानी क्वेश्चन पेपर रहेगा ये। एडमिशन ऑफ पार्टनर से सवाल 6 मार्क्स का भी बन सकता है, 10 मार्क्स का भी बन सकता है। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर भी सेम है, 6 मार्क्स या 10 मार्क्स का बनेगा। डेथ ऑफ अ पार्टनर से भी क्वेश्चन 6 मार्क्स और 10 मार्क्स के बन सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबिलिटी देखा गया कि डेथ ऑफ पार्टनर से 6 मार्क्स का ही क्वेश्चन बनता है। एडमिशन और रिटायरमेंट से 6 मार्क्स का भी बन सकता है, 10 मार्क्स का भी बन सकता है। तो इन 3 चैप्टर से आपको टोटल 16 मार्क्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे।
यहाँ पे देखो मैंने लिखा है, अगर मान लो एडमिशन से 6 मार्क्स का पूछा है तो 10 मार्क्स का रिटायरमेंट से पूछ लेगा, या फिर एडमिशन से 10 मार्क्स का पूछा है तो रिटायरमेंट का 6 मार्क्स से पूछ लेगा, या फिर एडमिशन से 10 मार्क्स का पूछा है डेथ से 6 मार्क्स का पूछ लेगा, रिटायरमेंट से मान लो 10 मार्क्स का पूछा है तो 6 मार्क्स दे तो पार्टनर से पूछ लेगा। ये एग्जामिनर का प्रॉब्लम है कि वो कहाँ से पूछेगा, कैसे पूछेगा, हमें सब पढ़ना है। टोटल हमको पता है कि इन 3 चैप्टर्स को पढ़ने के बाद मुझे 16 मार्क्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो हमने सॉल्व करने हैं। मतलब सिंपल सा बात है कि अगर एग्ज़ाम में एडमिशन आएगा तो या तो रिटायरमेंट भी आएगा या डेथ भी आएगा, कुछ भी आ सकता है। ये एग्जामिनर का प्रॉब्लम है, एग्जामिनर का लुकआउट है, वो कौन सा क्वेश्चन सेट करता है। लेकिन मैं आपको बता दूंगा एट द एंड ऑफ द क्लासेस, मतलब एट द एंड ऑफ इंटायर सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद मैं आपको बता दूंगा कि वो एडमिशन से पूछेगा या रिटायरमेंट से पूछेगा या डेथ से पूछेगा। ये अभी अपना लुकआउट नहीं है, अभी क्वेश्चन पैटर्न समझना है कि मेरा इन 3 जो चैप्टर्स है इसमें से किसी 2 चैप्टर से क्वेश्चन आएगा और 16 मार्क्स आएगा। प्लीज़ टेल मी, आपका क्लियर हो। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से 4 मार्क्स। अब ये 3 चैप्टर है, इन 3 चैप्टर में से टोटल 16 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा और एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का होगा। आगे बढ़ते हैं। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी अकाउंट। अपने पास 2 चीज़ें, इशू ऑफ 3 चीज़ें, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी का मतलब बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, जिसको हम लोग शेड्यूल 3 भी बोलते हैं। इशू ऑफ शेयर से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का होगा और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, टोटल 10 मार्क्स। उसके बाद है इशू ऑफ डिबेंचर्स, इससे आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद है फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी, इससे भी 4 मार्क्स। तो इस तरह से 18 मार्क्स हो जा रहा है। बट आपसे सिर्फ 14 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से इशू ऑफ शेयर से कंफर्म क्वेश्चन रहेगा 10 मार्क्स का, एक 6 मार्क्स वाला और एक 4 मार्क्स वाला। इसके साथ साथ आपका ये जो 6 मार्क्स वाला है इसके साथ ऑप्शंस भी होंगे। ऑप्शंस क्या होगा? थ्योरी होगा। ऑप्शंस क्या होगा? थ्योरी होगा। और ये जो 4 मार्क्स वाला है ये कंपलसरी क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद है इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये भी 4 मार्क्स का है। फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी, ये भी 4 मार्क्स है। टोटल 18 मार्क्स होते हैं, लेकिन मुझे 14 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हम लोगों से, तो ये 10 मार्क्स तो कंफर्म है। अब रहा पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3, इन दोनों में से कोई एक 4 मार्क्स आएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स इशू ऑफ डिबेंचर से ही क्वेश्चन आता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी से आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा है वेस्ट बंगाल बोर्ड ने। तो हमें ये समझ के चलना है कि अपना मेन जो टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स एंड इशू ऑफ डिबेंचर्स है, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी भी हमें पढ़ना है। क्या मालूम इस बार पूछ ले। इस तरह से 14 मार्क्स हुआ। सेक्शन बी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अब यहाँ पे देखो, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट। नीचे से आता हूँ मैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका 6 मार्क्स का कंपलसरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेगा, उसके ऑप्शंस में थ्योरी रहेंगे। उसके बाद है रेशियो एनालिसिस, ये भी आपका 4 मार्क्स का पूछेगा। उसके बाद एक कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, ये भी 4 मार्क्स का पूछेगा। तो इन तीनों में से कुल मिलाकर 10 मार्क्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपलसरी है, 6 मार्क्स में आएगा। अब रहा 4 मार्क्स में क्या आएगा सर? 4 मार्क्स में इन दोनों में से कोई भी आ सकता है। ये भी एग्ज़ाम में आया है और ये भी एग्ज़ाम में आया है। जितने सारे एग्ज़ाम हुए हैं इसमें ये हमेशा आता है। ये वाला जो है कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज सिर्फ एक बार एग्ज़ाम में पूछा गया है जब से न्यू सिलेबस आया है। तो हमको यहाँ पे मान के चलना है कि हमको तीनों से पूछा जा सकता है, जिसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपलसरी है और रेशियो एंड कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज में से दोनों में से कोई एक क्वेश्चन 4 मार्क्स से पूछेगा। तो टोटल 44 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेगा, मतलब ये आपको एग्ज़ाम में सॉल्व करने हैं। इस तरह से टोटल 44 मार्क्स हो गए। उसके बाद MCQs एंड SAQs, यहाँ पे टोटल 36 मार्क्स का MCQs एंड SAQ रहेगा, जिसमें से 24 मार्क्स का MCQ रहेगा और 12 मार्क्स का SAQ रहेगा। ये जो 12 क्वेश्चन है इसमें ये 6 + 6 के हिसाब से डिवाइड रहेगा। 6 के साथ ऑप्शंस रहेंगे, मतलब एक के साथ एक ऑप्शन रहेगा और बाकी 6 क्वेश्चंस आपके कंपलसरी होंगे, इसके साथ कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। प्लीज़ समझिएगा, 24 क्वेश्चन MCQ ये 24 ही पूछेगा, लेकिन ये जो 12 SAQ है इसमें 12 तो पूछेगा, लेकिन 6 के साथ आपको ऑप्शन देगा और बाकी 6 आपका कंपलसरीली आपको करना पड़ेगा। तो ये मेन बेसिकली हम लोग फोकस करेंगे ये 44 मार्क्स के पोर्शंस को कवर करने के लिए। ये जो आपका 36 मार्क्स का पोर्शन है ये हम क्लास में आपको पढ़ा देंगे और क्लास से ही कवर हो जाएगा, और प्लस नोट्स वगैरह जो हम देंगे आप उससे ही पढ़िएगा, और बाकी बाहर का कोई भी बुक्स कोई भी नोट्स मत पढ़िएगा। जो हम पढ़ाएंगे वही पढ़िएगा और उसी से सारा कवर हो जाएगा। ये 36 मार्क्स बहुत इजी है बाबू, बहुत इजी है।
ये जो हम 44 मार्क्स पढ़ेंगे ना, इस 44 मार्क्स के साथ साथ अपना 36 मार्क्स भी कवर हो जाएगा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहला टॉपिक जो यूनिट 1 है, पार्टनरशिप अकाउंट्स। क्या पढ़ेंगे बच्चा लोग? पार्टनरशिप अकाउंट्स पढ़ेंगे। सर पार्टनरशिप अकाउंट्स में तो दो पार्ट है, एक है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप और दूसरा है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। मेरा बच्चा, आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। सो लेट अस स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। आइए, पार्टनरशिप अकाउंट्स, होप सो सारे बच्चों ने नोट कर लिया होगा। पार्टनरशिप अकाउंट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे वाई पार्टनरशिप, आखिर पार्टनरशिप हम करते क्यों हैं। पार्टनरशिप अकाउंट्स में हम जानेंगे पार्टनरशिप क्या है, लेकिन सबसे पहले जानेंगे वाई पार्टनरशिप, पार्टनरशिप क्यों करते हैं। एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब आप समझते होंगे एक नेचुरल पर्सन, डैट इज अ सोल प्रोप्राइटर। एक इंडिविजुअल जो कि एक सोल प्रोप्राइटर है, मे नॉट बी इन अ पोजीशन, मे नॉट बी इन अ पोजीशन टू कोप, कोप का मतलब है हैंडल करना, टैकल करना, मे नॉट बी इन अ पोजीशन टू कोप विथ द फिनेंशियल एंड मैनेजरियल डिमांड्स ऑफ द प्रेजेंट डे बिजनेस वर्ल्ड। बोला जा रहा है कि एक इंडिविजुअल या फिर एक सोल प्रोप्राइटर इस पोजीशन में नहीं होता है कि वो कोप कर सके, हैंडल कर सके, कंट्रोल कर सके विद द फिनेंशियल एंड मैनेजरियल डिमांड्स। जो उसका फिनेंशियल डिमांड्स है, मतलब पैसे की बात की जा रही है, और जो मैनेजरियल डिमांड्स है, मतलब उस बिजनेस को, उस ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से रन करना है, वो अकेला रन नहीं कर पा रहा है। ऑफ द प्रेजेंट डे बिजनेस वर्ल्ड, मतलब प्रेजेंट डे बिजनेस वर्ल्ड का डिमांड है क्या बाबू? फिनेंशियल एंड मैनेजरियल। आप फिनेंशियली भी स्ट्रांग हो और आपका मैनेजमेंट भी अच्छा हो। अगर इस चीज़ को एक सोल प्रोप्राइटर, एक इंडिविजुअल टैकल नहीं कर पा रहा है, कोप नहीं कर पा रहा है, संभाल नहीं पा रहा है, हैंडल नहीं कर पा रहा है, एज अ रिजल्ट, तब एक रिजल्ट, इसका जो परिणाम होता है वो क्या होता है? टू और मोर इंडिविजुअल्स, दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल्स मे डिसाइड टू पूल, वो लोग फासला करते हैं, डिसाइड करते हैं टू पूल, पूल का मतलब शेयर करना, देयर फिनेंशियल एंड नॉन फिनेंशियल रिसोर्सेज, अपना उनका जो फिनेंशियल रिसोर्सेज होता है या फिर जो नॉन फिनेंशियल रिसोर्सेज होता है। फिनेंशियल रिसोर्सेज मतलब अमाउंट इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब पैसे की बात की जा रही है, और नॉन फिनेंशियल रिसोर्सेज मतलब एसेट्स वगैरह। तो जो भी है वो लोग क्या करते हैं? पूल करते हैं, मतलब फैसला करते हैं कि टू पूल देयर फिनेंशियल एंड नॉन फिनेंशियल रिसोर्सेज टू कैरी ऑन अ बिजनेस। मतलब जब एक इंडिविजुअल, जब एक सोल प्रोप्राइटर इस पोजीशन में नहीं होता कि वो कोप कर सके, मतलब हैंडल कर सके क्या चीज़? फिनेंशियल एंड मैनेजरियल डिमांड्स ऑफ द प्रेजेंट डे बिजनेस वर्ल्ड। प्रेजेंट डे बिजनेस वर्ल्ड का जो फिनेंशियल एंड मैनेजरियल डिमांड्स है उसको वो अकेला कोप नहीं कर पाता, हैंडल नहीं कर पाता, टैकल नहीं कर पाता, तब एज अ रिजल्ट दो और मोर इंडिविजुअल्स मे डिसाइड, तब दो या दो से ज़्यादा लोग फैसला लेते हैं टू पूल देयर फिनेंशियल एंड नॉन फिनेंशियल रिसोर्सेज, ताकि वो शेयर कर सके अपना फिनेंशियल एंड नॉन फिनेंशियल रिसोर्सेज। क्यों शेयर कर रहे हैं भाई? टू कैरी ऑन अ बिजनेस। मतलब मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मेरे से अब नहीं हो पा रहा, ना फिनेंशियली मैं स्ट्रांग हूँ, ना मैनेजरियल में संभाल पा रहा हूँ। इस सिचुएशन में मैं दूसरे इंडिविजुअल से मिलकर या फिर दूसरे लोगों से मिलकर अपना जो बिजनेस है उसको शेयर करना चाहूँगा, और जो बिजनेस शेयर करूँगा उसमें जो मेरा फिनेंशियल और नॉन फिनेंशियल रिसोर्सेज है दोनों को शेयर करूँगा ताकि बिजनेस किया जा सके। इसी कारण पार्टनरशिप वजूद में आता है। मतलब पार्टनरशिप क्यों आता है? जब एक इंडिविजुअल कोप नहीं कर पाता, हैंडल नहीं कर पाता, टैकल नहीं कर पाता, किस चीज़ को बाबू? प्रेजेंट डे बिजनेस वर्ल्ड के डिमांड को। और प्रेजेंट डे बिजनेस वर्ल्ड डिमांड क्या है? फिनेंशियल एंड मैनेजरियल। जब इसको वो टैकल नहीं कर पाता तब दो या दो से ज़्यादा लोगों के साथ मिलकर ये फैसला लेता है कि वो अपना फिनेंशियल एंड नॉन फिनेंशियल रिसोर्सेज को शेयर करेगा ताकि वो अपना बिजनेस को कंटिन्यू कर सके, वरना फिर उसको बिजनेस बंद कर देना पड़ेगा। तो दिस इज़ द रीज़न कि पार्टनरशिप क्या आता है? वजूद में आता है। ओके, अब पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। मोस्टली फैकल्टीज जो होते हैं वो क्या बताते हैं? व्हाट इज़ पार्टनरशिप, व्हाट इज़ पार्टनर या हु इज़ पार्टनर। बाबू हमें ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट है जानना, लेकिन इनसे ज़्यादा इंटरेस्ट स्टूडेंट का होना चाहिए। सो वाई पार्टनरशिप? बिकॉज व्हाट इज़ रिटन, हाउ इज़ रिटन, व्हेन इज़ रिटन, बट वाई इज़ नॉट रिटेन इन द बुक। कि सर हम लोग पार्टनरशिप करते क्यों हैं, आखिर कैसे होता है पार्टनरशिप, पार्टनरशिप वजूद में क्यों आता है, कैसे आता है। तो हमने पहले पढ़ा वाई पार्टनरशिप, देन वी विल
रीड द पार्टनरशिप। ओके, आइए डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनर, फर्म एंड फर्म नेम। Section 4 of the Partnership Act 1932 deals with the definition of partnership. Section 4 of the Partnership Act 1932 deals with the definition of partnership. Section 4 of Partnership Act 1932 deals with the definition of partnership. ओ सर क्या कर रहे हैं सर आप तो एक बार पढ़ लिए, 2 बार पढ़ लिए, 3 बार पढ़ लिए। हाँ, मैंने 3 बार पढ़ा है। इसका रीज़न है मैंने बार बार पढ़ा ताकि कि आपको ये समझ में आ जाए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है MCQ पर्पस के लिए। एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आता है कि जो पार्टनरशिप का डेफिनेशन सेक्शन क्या है, तो पार्टनरशिप का डेफिनेशन सेक्शन क्या है, सेक्शन 4। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। सेक्शन 4 के अकॉर्डिंगली पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया है। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब जानते हैं पार्टनरशिप क्या है। Partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। बोला जा रहा है पार्टनरशिप रिलेशन है बिटवीन किसके, पर्सन्स के, मतलब जो लोग बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस में एंटर किए हैं उन सब के बीच रिलेशन है। हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स, जिन लोग राजी हुए हैं प्रॉफिट शेयर करने के लिए। किस चीज़ का, बिजनेस का, जो कैरीड ऑन बाय ऑल, यानी सारे लोग मिलके चलाएंगे, या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर उनमें से कोई एक बाकी लोगों के लिए काम करेगा। प्लीज़ समझिएगा, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन, पार्टनरशिप रिलेशन है बिटवीन पर्सन्स के बीच में, हु हैव अग्रीड, जो राजी हुए, टू शेयर द प्रॉफिट्स, प्रॉफिट शेयर करने के लिए। किसका प्रॉफिट शेयर करने के लिए, बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करने के लिए। चलाएगा कौन, कैरीड ऑन बाय ऑल, सब चलाएगा। अगर सब नहीं चलाएगा तो एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, उनमें से भी कोई एक चला सकता है। ओके, होप सो क्लियर हो गया होगा। अगर किसी का डाउट है प्लीज़ कमेंट करिएगा। The persons who have entered into partnership are individually known as partners। जो इंसान पार्टनरशिप में एंटर किया है उसको हम लोग इंडिविजुअली पार्टनर्स बोलते हैं। इंडिविजुअली मतलब सिंगल आदमी को पार्टनर बोलते हैं। एंड कलेक्टिवली एज अ फर्म, मान लो 3 पार्टनर है, XYZ। X इंडिविजुअल है, Y इंडिविजुअल है, Z इंडिविजुअल है। तो X पार्टनर है, Y पार्टनर है, Z पार्टनर। लेकिन अगर हम ऐसा बोले XYZ, तब वो क्या बन जाता है, फर्म। कलेक्टिवली एज अ फर्म, जब तीनों मिल जाते हैं तो वो फर्म हो जाता है। एंड द नेम अंडर विच देयर बिजनेस इज कैरिड ऑन इज कॉल्ड द फर्म नेम। और जिस नाम से उनका बिजनेस चलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्म नेम। एक क्वेश्चंस के अंदर हमने आपको पार्टनरशिप के बारे में बताया, पार्टनर के बारे में बताया, फर्म के बारे में बताया एंड फर्म नेम के बारे में बताया। प्लीज़ टेल मी आपका क्लियर है या नहीं। उसके बाद है फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। एसोसिएशन ऑफ 2 or more पर्सन, जो आपका एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप है या फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप है वो क्या है बाबू, एसोसिएशन ऑफ 2 or more पर्सन, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा लोगों का एसोसिएशन है। उसके बाद है एग्जिस्टेंस ऑफ एन एग्रीमेंट। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हो तो आपका एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। विदाउट एग्रीमेंट आप बिजनेस नहीं कर सकते हो। दैट इज़ वाई इट इज़ द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एन एग्रीमेंट। उसके बाद है रिलेशन टू कैरी ऑन बिजनेस। रिलेशन खाना खाने का नहीं, रिलेशन घूमने फिरने का नहीं, रिलेशन वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला नहीं, रिलेशन वो पेरेंट्स वाला नहीं, रिलेशन फादर मदर वाला नहीं, रिलेशन टू कैरी ऑन बिजनेस, काम करने का रिलेशन। मतलब हम इस मकसद से आए हैं ताकि हम आपके साथ मिल करके काम कर सकें। अग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट्स, जब हम जुड़े हैं, हमारे बीच एग्रीमेंट है, हमने काम करना चाहा है और आपके साथ हम काम कर रहे हैं तो जाहिर सा बात है प्रॉफिट भी होएगा। तो अग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट्स, हम क्या करेंगे, प्रॉफिट भी बांटेंगे। उसके बाद है बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि MCQ आएगा, पिक आउट द most essential elements of the partnership. These all are the essential element, but this is the most important essential elements. ये बहुत ज़्यादा वाला important essential elements है। तो ये सारा अगर ऑप्शन में रहा, इसके अलावा ये भी ऑप्शन में रहा, तो आंसर जो होगा आपका ये वाला ऑप्शन होगा। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा essential element है पार्टनरशिप का। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि या तो बिजनेस सारे लोग मिलके चलाएंगे, बिजनेस सबको चलाना होगा, या फिर उनमें से कोई एक चलाएगा। तो इसको हम लोग ना म्यूचुअल एजेंसी वर्ड के नाम से जानते हैं। मतलब बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल कैन
कैन बी रिटेन अंडर द हेड म्यूचुअल एजेंसी, मतलब म्यूचुअल एजेंसी को आप हेडिंग कर दीजिए, उसके बाद ये आप लिख दीजिए। हम समझाते हैं म्यूचुअल एजेंसी क्या है। द एग्जिस्टेंस ऑफ म्यूचुअल एजेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पार्टनरशिप बिजनेस। मैंने पहले कहा ना म्यूचुअल एजेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये वाला जो ऑप्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो द एग्जिस्टेंस ऑफ म्यूचुअल एजेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पार्टनरशिप बिजनेस। इफ द पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस, अगर कोई इंसान बिजनेस करता है, एक्ट्स नॉट ओनली फॉर हिमसेल्फ, एक्ट मतलब काम करना है यहाँ पे, एक्ट का मतलब वो वाला एक्ट नहीं, अगर वो वाला एक्ट रहता लॉ वाला एक्ट तो कैपिटल ए लिखा रहता। इफ द पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस, अगर कोई पर्सन बिजनेस करता है, एक्ट्स नॉट ओनली फॉर हिमसेल्फ, वो सिर्फ अपने लिए काम नहीं करता, वो सिर्फ अपने लिए काम नहीं करता, बट फॉर अदर ऑल्सो, लेकिन दूसरों के लिए भी काम करता है। सो डैट दे स्टैंड, STAND, सो डैट दे स्टैंड इन द पोजिशंस ऑफ प्रिंसिपल्स एंड एजेंट्स, इसलिए पार्टनर्स लोग को प्रिंसिपल बोला गया है और एजेंट्स भी बोला गया है। प्लीज फिर से समझिएगा। इफ द पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस एक्ट्स नॉट ओनली फॉर हिमसेल्फ, अगर कोई इंसान बिजनेस कर रहा है तो वो जो काम कर रहा है सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा, बट फॉर अदर ऑल्सो, दूसरे के लिए भी कर, दूसरे मतलब पार्टनर्स। सो डैट दे स्टैंड, तो इसलिए वो इस पोजीशन में आ जाते हैं ऑफ प्रिंसिपल्स, वो क्या माने जाते हैं, या तो प्रिंसिपल माने जाते हैं, एंड एजेंट्स मतलब वो प्रिंसिपल भी है और एजेंट्स है। सो डैट दे का मतलब दे आर पार्टनर्स, मतलब ये हुआ कि जो पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस, जो बिजनेस करना चाहा है, एक्ट्स नॉट ओनली फॉर हिमसेल्फ, वो सिर्फ अपने लिए काम नहीं करता, बट फॉर अदर ऑल्सो, बट दूसरे के लिए भी काम करता है। सो डैट दे स्टैंड इन द पोजिशंस ऑफ प्रिंसिपल, जब वो सिर्फ अपने लिए काम नहीं करता, दूसरे के लिए भी काम करता है, इसलिए उन लोगों को क्या बोला गया, प्रिंसिपल्स एंड एजेंट्स बोला गया। एंड वो लोग कौन है, यहाँ पे बोला ना दे स्टैंड मतलब कौन स्टैंड, दे आर पार्टनर्स। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि सो पार्टनर्स स्टैंड इन द पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल्स एंड एजेंट्स। नहीं समझा? ओके, फिर से एक बार। इफ द पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस एक्ट्स नॉट ओनली फॉर हिमसेल्फ, अगर कोई इंसान बिजनेस करता है तो वो सिर्फ अपने लिए काम नहीं करता, बट फॉर अदर ऑल्सो, दूसरे के लिए भी काम करता है। सो डैट दे इंडिकेट्स व्हाट पार्टनर्स, सो डैट दे, तो हम यहाँ पे सो डैट के बाद दे को हटा करके आप लिख सकते हैं सो डैट पार्टनर्स स्टैंड इन द पोजीशंस ऑफ प्रिंसिपल्स एंड एजेंट्स, फुल स्टॉप यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन मैंने क्या लिखा, सो डैट दे स्टैंड इन द पोजीशन, इसलिए वो इस पोजीशंस में आ जाते हैं। किस पोजीशंस में आ जाते हैं, वो प्रिंसिपल माने जाते हैं या और एजेंट्स भी माने जाते हैं। अब वो लोग कौन है, दे आर पार्टनर्स। प्लीज टेल मी आपका क्लियर है? अगर आपका क्लियर नहीं हो रहा है तो सो डैट के बाद दे को हटा करके आप पार्टनर्स लिख देना, फिर ये दे आर पार्टनर्स को काट देना। बट फंडामेंटली हमने ऐसे ही लिखा है, इसलिए आपको ऐसे लिखना चाहिए। अगर नहीं समझ में आया तो ये वाला पोर्शन जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, जो जूम के थ्रू होगा, तो उसमें आप ये डाउट्स अगर आपका रहेगा तो प्लीज़ ये डाउट्स आप अपना जूम में क्लियर कर लीजिएगा। ए पार्टनर इज अ प्रिंसिपल फॉर हिमसेल्फ, एक पार्टनर अपने लिए प्रिंसिपल है, बट एजेंट फॉर अदर्स, और दूसरे के लिए क्या है, एजेंट है एट द टाइम ऑफ डूइंग एनी वर्क। प्लीज टेल मी आपका एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप क्लियर है? ओके, पार्टनरशिप डेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? मान लो कि तुम बिजनेस स्टार्ट किए 3 पार्टनर्स को लेकर के, 3 पार्टनर्स के बीच में तय पाया कि भाई हम लोग बिजनेस करेंगे और इतना प्रॉफिट बांटेंगे, और जब प्रॉफिट बांटने का टाइम आया, प्रॉफिट शेयर करने का टाइम आया, तो आपस में कन्फ्लिक्ट हो गया और अपनी बात से वो लोग मुकर गए, नहीं हम तो ऐसा बोला था, नहीं हम तो वैसा बोला था। इन सब चीज़ों से बचने के लिए है पार्टनरशिप डेट। ए पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बेस्ड बिजनेस। पार्टनरशिप क्या है बाबू? एग्रीमेंट बेस्ड बिजनेस है। पार्टनरशिप में अगर आपको आना है तो एग्रीमेंट आपको करना पड़ेगा, इसलिए क्या बोला गया, पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बेस्ड बिजनेस। When the points of mutual understanding, मतलब हम लोगों के बीच में जो बात हुआ था between the partners are written in a paper, when the points of mutual understanding between partners are written in a paper, जब वो सारे पॉइंट्स जो हम 3 पार्टनर्स या 4 पार्टनर्स या जितने भी पार्टनर्स हैं उन लोग के बीच में बात हुआ था, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई थी, और रिटेन इन अ पेपर, उसको एक पेपर पे लिख दिया जाता है, देन इट इज़ कॉल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तब हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट बोलते हैं। मैंने कहा था ना अभी कुछ देर पहले एग्जांपल दिया था कि 3 लोग हो तुम लोग, 3 फ्रेंड आप जुड़े पार्टनरशिप बिजनेस करने के लिए, बहुत अच्छे फ्रेंड हैं आप,
बात हो गया, हाँ तुम इतना पैसा लेगा, तुम इतना प्रॉफिट लेगा, तुम इतना प्रॉफिट लेगा, तुम सैलरी लेगा, तुम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा, तुम इंटरेस्ट ऑन लोन लेगा, एक्सेट्रा। लेकिन ये चीज़ हमने ऐसे जस्ट बोला था, इस चीज़ को हमने कहीं पे लिखा नहीं था। और जब आया टाइम सारी चीज़ें लेने और देने का, उस समय कन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो उस कन्फ्लिक्ट से बचने के लिए कहा जा रहा है कि व्हेन द पॉइंट्स ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, हम तीनों के बीच में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुआ बिटवीन पार्टनर्स, आर रिटेन इन अ पेपर, उसको हम लोग एक पेपर में लिख देंगे, आर रिटेन इन अ पेपर, देन इट इज कॉल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इसको हम लोग पार्टनरशिप एग्रीमेंट बोलेंगे। व्हेन सच एग्रीमेंट इज रजिस्टर्ड बाय पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी, और इस एग्रीमेंट को आप जब रजिस्टर्ड कर लोगे बाय पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी, देन इट बिकम्स पार्टनरशिप डीड, तब ये आपका पार्टनरशिप डीड बन जाएगा। प्लीज़ टेल मी आपका पार्टनरशिप डीड क्लियर है? इसके अलावा और भी डेफिनेशन दी आप देख सकते हैं। पार्टनरशिप डीड मीन्स एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इन राइटिंग। पार्टनरशिप डीड क्या है? एक एग्रीमेंट है, किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में, और किस में है? राइटिंग में। Though the Indian Partnership Act 1932 does not make it obligatory, obligatory का मतलब compulsory, that a firm must have a partnership deed in writing। हमने कहा कि पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट है, किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में, और किस में है? राइटिंग में। लेकिन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने डज नॉट मेक इट ऑब्लिगेटरी, इसको कंपलसरी नहीं किया, मतलब आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, ऐसा कुछ नहीं बोला। सॉरी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, पार्टनरशिप डीड राइटिंग में होगा, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। आप बिना राइटिंग के भी काम कर सकते हैं। बिना राइटिंग के काम कर सकते हैं मतलब आप जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो ना, वो जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपके बीच में हो रहा है, यहाँ पे बोला गया राइटिंग में होना चाहिए, बट ये आपका ओरली भी हो सकता है, वर्बली भी हो सकता है। मतलब आप मुंह से बोल के भी काम कर सकते हैं कि हाँ हम लोगों के बीच में ये एग्रीमेंट है, इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट लेंगे। प्लीज़ फिर से समझो, पार्टनरशिप डीड मीन्स एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इन राइटिंग। पार्टनरशिप डीड क्या है? एक एग्रीमेंट है, किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में, लेकिन किस में? राइटिंग में। ये आपका डेफिनेशन बता रहा है। लेकिन कह रहा है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डज नॉट मेक इट ऑब्लिगेटरी, मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने इसे ऑब्लिगेटरी नहीं किया, मतलब कंपलसरी नहीं किया। दैट अ फर्म मस्ट हैव अ पार्टनरशिप डीड, दैट अ फर्म मस्ट हैव अ पार्टनरशिप डीड, मतलब जो फर्म है उसका पार्टनरशिप डीड ज़रूरी है राइटिंग में। ऐसा पार्टनरशिप एक्ट 1932 कंपलसरी नहीं किया है, प्लीज़ समझिएगा। पार्टनरशिप डीड एक्ट पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि पार्टनरशिप डीड राइटिंग में हो, ये कंपलसरी नहीं है। येट इट इज़ बेटर, लेकिन ये बेहतर है टू हैव रिटेन डीड, ताकि हमारा जो डीड है पार्टनरशिप डीड वो राइटिंग में हो। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्यों बेटर है? टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट इन फ्यूचर, ताकि हमारे जो कन्फ्लिक्ट होने वाला है फ्यूचर में, उसको हम लोग अवॉइड कर सकें, इग्नोर कर सकें। पार्टनरशिप डीड मस्ट बी साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स, एंड पार्टनरशिप डीड सबको साइन करना होगा। 3 पार्टनर है तो 2 साइन कर दिया, और तीसरा नहीं किया तो वो इनवैलिड हो जाएगा। उसके बाद है एक और डेफिनेशन, पार्टनरशिप डीड इज अ डॉक्यूमेंट इन राइटिंग विच कंटेन्स ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस रिलेटेड टू पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप डीड एक डॉक्यूमेंट है जो कि राइटिंग में है, और वो कंटेन करता है सारे टर्म्स एंड कंडीशंस जो पार्टनरशिप फर्म के रिलेटेड है। प्लीज़ टेल मी आपका पार्टनरशिप डीड क्लियर है? पार्टनरशिप डीड में एक बात समझ लो, पार्टनरशिप डीड आपका राइटिंग में हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने इसे कंपलसरी नहीं किया है। लेकिन इसे हम लोग क्या करते हैं? राइटिंग में रखते हैं, ताकि हम फ्यूचर कन्फ्लिक्ट से बच सके, और इसके लिए तीनों पार्टनर्स को साइन करना पड़ेगा। प्लीज़ टेल मी आपका यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर मैं ज़्यादा स्पीड जा रहा हूँ तो प्लीज़ बोलना। ओके, द इम्पोर्टेंट कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड आर नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। आपका नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म होना चाहिए। नेम एंड एड्रेसेस ऑफ नेम्स, यहाँ पे एस लगा हुआ है, नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर्स। एड्रेस ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन। आपका जो प्रिंसिपल प्लेस है, जो मतलब मेन प्लेस है बिजनेस करने का या फिर प्रोफेशन करने का, उसका एड्रेस बताना होगा। उसके बाद है नेचर ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन द फर्म प्रोपोजेस टू कैरी ऑन। मतलब बिजनेस और प्रोफेशन का नेचर क्या है? द फर्म प्रोपोजेस टू कैरी ऑन, मतलब आप जो बिजनेस और प्रोफेशन लेकर आए हो करने के लिए, उसका नेचर क्या है? नेचर मतलब बैड एंड गुड नहीं, वो कौन सा काम कर रही है। उसके बाद क्या है? डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। आपका पार्टनरशिप कब स्टार्ट हुआ? कमेंसमेंट का मतलब स्टार्ट। आपको याद होगा जनरल टी में हम लोग पढ़ते थे ना, कमेंस बिजनेस विद कैश, तो ये कमेंसमेंट मतलब स्टार्ट। तो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप आपका स्टार्ट कब हुआ?
आई मीन कब होगा। कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पार्टनर, कौन कौन पार्टनर कितना कितना कैपिटल लगाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स, किस किस पार्टनर्स को कितना कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, पार्टनर का एडमिशन होगा या रिटायरमेंट होगा या नहीं होगा। रेट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स एंड लोन्स, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी है और इंटरेस्ट ऑन लोन्स भी है। उसके बाद है अमाउंट ऑफ सैलरी, बोनस एंड कमीशन ETC, बोनस कितना मिलेगा, कमीशन कितना मिलेगा, सैलरी कितना मिलेगा। ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म कब तक चलेगा। मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, डिसोल्यूशन का मतलब बिजनेस को बंद करना, आपका जो पार्टनरशिप फर्म है वो डिसॉल्व कब होगा, ख़त्म कब होगा, बंद कब होगा और कैसे होगा, ये आपको बताना पड़ेगा। तो दीज आर द कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। बाबू याद रखना, जब मैं नेक्स्ट क्लास सेकंड क्लास में आऊँगा तो ये सारी चीज़ें मैं आपसे इंडिविजुअल ही पूछूंगा, इसलिए आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, लर्न भी करना है, समझना भी है और इसको याद भी करना है। यहाँ पर मैंने 11-12 पॉइंट्स लिखे, लेकिन एग्ज़ाम में आपको 4-5 पॉइंट्स ही पूछे जाएंगे SAQ में, तो आप लोग ये 12 पॉइंट्स लर्न करिएगा। उसके बाद आज हम लोग का आखिरी पॉइंट्स, आखिरी मतलब क्वेश्चंस है, आखिरी पॉइंट्स है, लास्ट पॉइंट्स है। एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 13 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 13 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये जो सेक्शन 13 है पार्टनरशिप एक्ट 1932 का, वो अप्लाई कब होता है, इसको हम लोग समझेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। इन पार्टनरशिप द प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स, पार्टनरशिप के अंदर प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो पार्टनर्स के बीच में होता है। कैसे होता है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पार्टनरशिप डेट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पार्टनरशिप डेट, कॉमा है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पार्टनरशिप डेट। पार्टनरशिप के अंदर प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स के बीच में ऑन द बेसिस ऑफ देयर पार्टनरशिप डेट, पार्टनरशिप डेट के अकॉर्डिंगली। इफ़ द पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, हमने कहा कि पार्टनरशिप बिजनेस में प्रॉफिट पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि इक्वली बांटना है तो इक्वली बांटेंगे, 3:2:1 के रेशियो में बांटेंगे तो 3:2:1 के रेशियो में बांटेंगे, मतलब जैसे लिखा हुआ वैसे बांटेंगे। लेकिन अगर इफ़ द पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट, आपका पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रहा, आपके पास पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, और इज साइलेंट या फिर साइलेंट है ऑन एनी पॉइंट्स, किसी भी पॉइंट्स पे पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, देन फॉर दैट पॉइंट, तब उस पॉइंट के लिए सेक्शन 13 विल बी एप्लीकेबल एज फॉलोज। मतलब ये हुआ कि हम लोग नॉर्मली प्रॉफिट मान लो जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली करते हैं, पार्टनरशिप डीड जैसे बोलेगा वैसे प्रॉफिट बांट देंगे। लेकिन कह रहा है कि पार्टनरशिप डीड नहीं है या फिर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है ऑन एनी पॉइंट्स, किसी भी पॉइंट्स पे, देन फॉर दैट पॉइंट्स, तब उस पॉइंट के लिए सेक्शन 13 एप्लीकेबल हो जाएगा। सेक्शन 13 क्या कहता है, प्रॉफिट एंड लॉसेज आर टू बी शेयर्ड इक्वली। अगर पार्टनरशिप डीड में ये नहीं लिखा हुआ है कि प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बांटना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस आपको इक्वली बांटना होगा। नंबर 2, नो पार्टनर हैज़ द राइट टू अ सैलरी। पार्टनर्स लोग को सैलरी नहीं मिलेगा अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या फिर पार्टनरशिप डीड नहीं है। नो इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं मिलेगा। नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन द ड्राइंग्स, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर annum इज टू बी अलाउड ऑन अ पार्टनर्स लोन टू द फर्म। अगर फर्म को पार्टनर्स ने लोन दिया, प्लीज़ समझिएगा, पार्टनर्स लोन टू द फर्म का मतलब है फर्म को पार्टनर्स ने लोन दिया है तो आपको इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा पार्टनर्स को। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 6% पर annum होगा। ये कौन कहता है, सेक्शन 13 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932। वो कह रहा है कि आपको इंटरेस्ट देना है 6% पर annum के हिसाब से अगर पार्टनर्स ने फर्म को लोन दिया है। एंड द लास्ट पॉइंट, न्यू पार्टनर ब्रैकेट में इस कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस ऑल द पार्टनर्स एग्री। अगर आप नया पार्टनर को एडमिट करना चाह रहे हैं तो वो एडमिट नहीं होगा उस वक्त तक जब तक के सारे पार्टनर्स अग्री नहीं हो जाते, राजी नहीं हो जाते। तो ये क्या था बाबू पता है, ये था प्रोविज़न ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। क्या था बाबू, प्रोविज़न ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। यहाँ पे लिखा है मैंने एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 13, बट ये है क्या, आपको लिखना यही है जो मैंने लिखा है कोई चेंजेस नहीं लाइएगा। एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 13 लिखा है और पार्टनरशिप एक्ट 1932 आपको यही लिखना है, कोई चेंजेस नहीं लाना है। मैं समझा रहा हूँ सिर्फ आपको कि ये जो एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 13 है ये क्या है, तुम्हारा प्रोविज़न ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इफ़ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। अगर
इंडियन पार्टनरशिप अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो प्रोविज़न ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल होगा। और प्रोविज़न ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन कितना है? सेक्शन 13। प्लीज़ फिर से सुनिएगा। एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 13 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 यहाँ पे हेड किया हुआ है। मैं कह रहा हूँ कि ये प्रोविज़न ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है। ये क्या है? प्रोविज़न ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है। प्रोविज़न ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या है वो बाद में समझाऊंगा, फिलहाल ये समझो। कह रहा है कि अगर प्रोविज़न ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है और पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो आपका प्रोविज़न ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉलो होगा। और प्रोविज़न ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एज पर सेक्शन 13 फॉलो होगा। इसलिए यहाँ पे मैंने डायरेक्टली क्या लिख दिया है? सेक्शन 13। एमसीक्यू पर्पस के लिए याद रखिएगा कि जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो सेक्शन 13 फॉलो होगा एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इसके अंदर 6 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट, प्रॉफिट इक्वली बांटिएगा, किसी भी पार्टनर्स को सैलरी नहीं दीजिएगा, किसी भी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दीजिएगा, किसी भी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लीजिएगा, किसी भी प्रॉफिट इक्वली बटेगा। नो पार्टनर हैज़ टू राइट द सैलरी, कोई भी पार्टनर सैलरी नहीं लेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा 6% पर एनम के हिसाब से अगर पार्टनर्स ने फर्म को लोन दिया है। न्यू पार्टनर्स नहीं एडमिट हो सकता उस वक्त तक जबकि सारे पार्टनर्स एग्री ना हो। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अब प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या है? हम आपको कुछ से पहले बता रहे थे कि दीज ऑल आर द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। यही प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, लेकिन इसको हमने सेक्शन 13 लिखा क्योंकि ये सेक्शन 13 के अकॉर्डिंगली रेगुलेट होता है। What is provision of Indian Partnership Act 1932? Indian Partnership Act 1932 is the act, ये act है that regulates the partnership. Indian Partnership Act 1932 एक act है जो partnership को regulate करता है। However, if the partnership deed has clauses, अगर partnership deed का clause है, अपना agreement है, क्लाउजेस मतलब आपका एग्रीमेंट है उसका, डैट आर कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड एंड नॉट द प्रोविजन ऑफ एक्ट विल अप्लाई। बोल रहा है कि अगर पार्टनरशिप डीड का अपना क्लाउज है, अपना टर्म्स एंड कंडीशन है, अपना एग्रीमेंट है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का प्रोविज़न फॉलो नहीं होगा, प्रोविज़न फॉलो नहीं होगा, पार्टनरशिप डीड फॉलो होगा। देखो समझो यहाँ पे, however, if the partnership deed has clause that are contrary to the provisions of the Indian Partnership Act 1932, अगर partnership deed का अपना clause है जो contrary है to the provisions of Indian Partnership Act 1932, जो Indian Partnership 1932 के according है, मतलब उसके खिलाफ नहीं है, the terms of partnership deed, तब टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड है एंड नॉट द प्रोविजन ऑफ द एक्ट विल अप्लाई। बोल रहा है कि अगर पार्टनरशिप डीड का अपना क्लाउज है, एग्रीमेंट है, जो कंट्रेरी टू द प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, जो प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंगली है, द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड एंड नॉट द प्रोविजन ऑफ एक्ट विल अप्लाई, तो पार्टनरशिप डीड अप्लाई होगा, प्रोविजन ऑफ एक्ट अप्लाई नहीं होगा। सिंपल सा बात है, अगर पार्टनरशिप डीड है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, तो सिंपल सा बात है, पार्टनरशिप डीड अप्लाई होगा, पार्टनरशिप एग्रीमेंट अप्लाई होगा, प्रोविज़न ऑफ द एक्ट अप्लाई नहीं होगा। ये जो प्रोविज़न ऑफ द एक्ट है ये अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद है, मान लो रेशियो दिया हुआ 3:2:1, अब तुम ज़बरदस्ती उसको इक्वली नहीं बांट सकते हो। क्यों? क्योंकि रेशियो मेंशन किया हुआ है कि आपको प्रॉफिट 3:2:1 में बांटना है। अब तुम दिमाग लगाएगा, नहीं सर तो बोले थे कि हम इक्वली बांट सकते हैं। अबे इक्वली बांट सकते हैं, बट कब? जब पार्टनरशिप डीड नहीं है। लेकिन ये तो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि अगर पार्टनरशिप डीड है तो नॉट द प्रोविजन ऑफ एक्ट विल अप्लाई, मतलब प्रोविजन ऑफ एक्ट अप्लाई नहीं होगा। इन केस द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, अब बोल रहा पार्टनरशिप डीड साइलेंट है मतलब नहीं है, ऑन द पर्टिकुलर इशू, पर्टिकुलर पॉइंट्स भी बोल सकते हैं, और द पार्टनरशिप डीड इज नॉट, और द पार्टनरशिप डीड इज नॉट एंटर्ड इनटू, या तो पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या फिर पार्टनरशिप डीड नहीं है, इज नॉट एंटर इनटू, देन द प्रोविजन ऑफ द एक्ट शैल अप्लाई, तब आपका प्रोविजन ऑफ एक्ट अप्लाई होगा। सिंपल वर्ड वन लाइन में कह रहा हूँ कि प्रोविज़न ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वो है जो उसका अगर अपना पार्टनरशिप डीड है, अपना पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, तो पार्टनरशिप डीड फॉलो होगा,
पार्टनरशिप डीड फॉलो होगा, प्रोविज़न ऑफ द एक्ट फॉलो नहीं होगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तब उस समय आपका प्रोविज़न ऑफ द एक्ट फॉलो होगा। प्लीज़ टेल मी गाइस, आपका एकदम क्लियर है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है? स्टिल इफ़ देयर एनी कन्फ्यूज़न यू कैन आस्क मी पर्सनली, या फिर आप कमेंट करिएगा, आपका जवाब विद इन सम आवर्स आपको दिया जाएगा। और जिन लोगों ने अब तक चैनल्स को शेयर्स नहीं किया है, शेयर कर दीजिएगा, लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।